स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एम्फेटिक सेंस का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको एम्फेटिक सेंटेंस का पहला पार्ट दे दिया है। उसमें आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावरफुल सेंटेंस जो होते हैं, एम्फेसिव प्रभावशाली जो वाक्य होते हैं, एम्फेसिव वाक्य कह सकते हैं आप, है ना। स्ट्रॉन्ग सेंस कहने वाले कह सकते हैं आप। कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे हम किसी वाक्य को और जोरदार तरीके से पेश कर सकें। फोर्सफुल मतलब यहाँ ताकत नहीं लगाई जाती है, लेकिन ताकत शब्दों में होती है। आप ये नहीं सोचना कि पावरफुल होते हैं तो भाई पहलवान है, पहलवान नहीं होता है। ये वाक्य अपने इस प्रकार से होते हैं कि अपना सेंस, अपना शब्द, अपना सेंस जो अपना शब्द है वो और प्रभावशाली ढंग से पेश करते हैं। आज भी हम आपको ऐसे ही सेंटेंस एक और श्रृंखला लेके आया है, एम्फेटिक सेंस पार्ट 2, यानी कि जोरदार भाव। और इसमें जो पहला कंसेप्ट आज आपको पढ़ने को मिलेगा, उस कंसेप्ट को हम कहेंगे कि जब नाउन और प्रोनाउन हो, क्या हो, हिंदी सेंस, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक हो, उसके बाद ही या तो आए, फिर क्रिया दी गई हो, तो कंसेप्ट नंबर हमारा ये पहला है। कंसेप्ट हमारा पहला क्या है कि नाउन प्रोनाउन हो, ही और तो लगा हुआ हो, अवयव कह सकते हैं हमें, और फिर क्रिया दी गई हो। तो ऐसे वाक्यों को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा उसको देखिए। ये श्योर है कि ऐसे वाक्यों को इट से बनाया जाता है। इट लगा करके जो वर्ब है, वर्ब लगाएंगे यानी क्रिया। इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन है वो यहाँ आ जाएगा। नाउन प्रोनाउन आप यहाँ लेकर आएंगे, और फिर इसके पश्चात अगर कोई वाक्य है तो और आगे पहुंच जाएंगे, अन्यथा हमें और आगे पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपका फिलहाल और फिलहाल यही वाक्य यहाँ तक दिया जाएगा। जैसे कि मैं ही तो था, मैं ही तो था। वाक्य को अभी आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप यहीं तक देखिए, मैं ही तो था, यानी कि एट क्रिया हमेशा इसके अनुसार ही लगेगी, ना कि आई के अनुसार। और सदैव यह मान ले कि इसे आप सब्जेक्टिव केस में ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। तुम, ओ सॉरी, था लिखा इसलिए आ जाएगा यहाँ, तुम ही तो हो, यहाँ आर लगा सकते हैं। इट इज यू, इट इज यू। शेर ही तो है, शेर ही तो है। इट इज लाइन। ये कंसेप्ट पहला आपका है कि जब आपका नाउन प्रोनाउन हो, ही तो हो, क्रिया हो, तो आप सिंपल तरीके से उसे इट वाज आई, तुम ही तो हो, इट इज यू, शेर ही तो है, इट इज लाइन, इस प्रकार से आप उसे बना सकते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 देखिए। कंसेप्ट नंबर 2 में क्या होता है? कंसेप्ट नंबर 2 में नाउन प्रोनाउन होगा आपका। नाउन प्रोनाउन के बाद ही और तो भी आएगा। ही तो इसके बाद
उपवाक्य दिया जाएगा, और उपवाक्य में आप जानते हैं कि क्रिया भी होगी, कर्ता भी होगा, सब होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगी। और जब आप इसे बनाएंगे यानी कि इंग्लिश वाले सेंटेंस में, इंग्लिश वाले सेंटेंस में जब आप बनाएंगे तो यह वाक्य भी इट से ही बनेगा। इट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, और इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन है उसको लाएंगे। फिर इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ आएगा। अभी मैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये क्लॉज आएगा। क्लॉज में आपका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो होगी। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है ये देखिए। रिलेटिव प्रोनाउन में हु आ सकता है, हुम आ सकता है, और विच आ सकता है, दैट आ सकता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउंस की जो आपकी वीडियो बनी हुई है उसमें यह आपको सब मिल जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब क्या लगाना है आपको? इट लगाना है। इट के बाद वर्ब लगानी है। वर्ब आपकी है, ही, था, इस प्रकार से जो भी हो, ये जा रहे हैं बार बार। नाउन प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे आप, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगा करके आप आपको बना देंगे। जैसे मैं ही तो था या हूँ, कोई भी एक आ सकता है। जिसने राकेश को यह बाइक बेची है। जिसने राकेश को यह बाइक बेची है। तो देखिए इट इज, आई लगा दिया। क्योंकि यह एक सब्जेक्टिव केस में इसलिए हु लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस में होता हुम लगता। अगर कोई जोड़ने वाला प्रोनाउन होता तो विच लगता है, ऐसे बनाया जाता है। तो इट इज आई हु बेची है पास्ट में, इसलिए हैव। अब जी क्रिया इसके अनुसार लगेगी, ध्यान रखिए। सोल्ड माने बेचना, दिस बाइक यानी कि बाइक हो गया, टू राकेश यानी कि राकेश को। सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसानी से, इट इज आई हु हैव सोल्ड दिस बाइक टू राकेश। बिल्कुल सिंपल मान लीजिए। एक और देख लीजिए, कठिन परिश्रम ही तो सफलता की चाबी होती है। कठिन परिश्रम ही तो सफलता की चाबी होती है। पहले हम इसको बनाएंगे ही तक, फिर दूसरा सेंटेंस आपका ये बनेगा। उसी प्रकार से करना है। इट इज हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम ही तो। दैट इज जो कि, यानी दैट इज द की ऑफ सक्सेस। की ऑफ सक्सेस। बहुत सिंपल सेंटेंस, कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक सेंटेंस में आपको दूंगा, देखिए। सेना ही तो है जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सेना ही तो है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये आप लोग बनाएंगे। अगले कंसेप्ट की ओर आप बढ़ेंगे हम लोग।
तीसरा कंसेप्ट क्या है देखिए, कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट 3 भी बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट दिया जाता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होगी, फिर ही लगा होगा, जिसे अव्यक्त कहेंगे, ही लगा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी जी। इसका कंसेप्ट कि पहले सब्जेक्ट आपको मिलेगा, फिर मेन वर्ब होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपकी कंसेप्ट होगी। और जो हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होगा वो रहना निकलेगा, रहा या रहना। और जब आप इंग्लिश में से बनाएंगे, इंग्लिश में चेंज करेंगे, तो देखिए कितना सिंपल है। बिल्कुल आप सब्जेक्ट लेते आएंगे, फिर डू, डज या डिड में से कोई एक आ जाएगा, फिर आप नथिंग बट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नथिंग बट। नथिंग बट के बाद इंफिनिटिव फॉर्म आएगी, विदाउट टू, बगैर टू के इंफिनिटिव फॉर्म आएगी। ये आपका इंग्लिश का कंसेप्ट है, जिसके थ्रू आप वाक्य को बनाएंगे। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ही लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, इतना छोटा सा वाक्य, सब्जेक्ट डू या डज डिड में से कोई एक लगा देंगे। वाक्य को देखते हैं, जैसे वह है क्रिकेट ही खेलता रहता है। तो ही तो आना ही है, ही इसलिए आना है कि यह वाक्य को स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब प्रेजेंट है तो आपने देखा करता है, और मेन वर्ब आपकी खेलना होगी, खेलना जी मेन वर्ब है। उसके बाद ही लगा हुआ है, खेलता, वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, यहाँ आएगा ये खेलता ही रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, रहना एक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि अब बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट लगा दीजिए ही, रहता है यानी कि डज लगाओगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डू डज डिड जैसे लग गया, नथिंग बट का लगा दोगे, नथिंग बट लगा दोगे। अब मेन वर्ब आपकी जो थी इंफिनिटिव फॉर्म के रूप में आने की, खेलना यानी कि नथिंग बट प्ले, और टू लगना नहीं है, नथिंग बट प्ले क्रिकेट। ठीक है, सिंपल है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं गर्मियों में सोता ही रहता था, मैं गर्मियों में सोता ही रहता था। इस प्रकार से बात है, देख लें आप, एक क्रिया ये है, दूसरी क्रिया ये है, ही यहाँ लगा हुआ है। और भी कई वर्ड आ सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट है यानी कि आई, था यानी कि डिड, आई डिड, पहले आई डिड आ गया। अब उसके बाद क्या लगाना है, नथिंग बट स्लीप, सोना हो गया, इन समर यानी कि गर्मियों में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है, परेशानी कोई प्रकार की नहीं होनी है। दूसरा आप यहाँ देखिए, तुम गालियां ही देते रहते हो, ये आपका होमवर्क मान लीजिए। अभ्यास करेंगे जब ही होगा, है ना। जब आप अभ्यास करेंगे जब ही होगा, इसलिए आप शब्द लिख दो या गालियां लिख दो,
है ना। अब एक आपका और कंसेप्ट पूरा हो गया, चौथे कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे हम। कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, देखिए बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। इसमें कंसेप्ट नंबर 4 में देखिए सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट भी वो सब में लगना ही है, बिना सब्जेक्ट के होता ही क्या है। फिर यहाँ नाउन होगा, दो नाउन के बीच में ही लगा होगा। दो नाउन के बीच में क्या लगा होगा, ही लगा होगा। दो नाउन के बीच में ही लगा होगा, ये पहचानना इसका है। इसकी पहचान क्या है, दो नाउन के बीच में ही लगा होगा। और जब इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे, तो ये पता है कि भाई सब्जेक्ट आना ही है, तो सब्जेक्ट आप लगा ही दोगे। सब्जेक्ट आना ही है, इसलिए ये दो प्रकार से बनता है, वो भी बता दूंगा। और यहाँ वर्ब आ जाएगी, फिर नथिंग बट का प्रयोग कर दो आप, और फिर जो लास्ट में बचा है वो चला जाएगा नाउन। लास्ट में जो चला जाएगा वो क्या है, नाउन। अब ऐसे वाक्य देयर से भी बन जाते हैं, और अगर क्लियर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी आ जाता है। सब्जेक्ट के रूप में आपको पता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में देयर का भी प्रयोग होता है। तो ये पहला इसका कंसेप्ट हो गया क्लियर, कि जब आप इस प्रकार की बात बनाएंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, नथिंग बट होगा, नाउन होगा। इस प्रकार से क्लियर कंसेप्ट आपका हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, यहाँ गधे ही गधे हैं। देखिए नाउन नाउन ही बीच में लगा हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम इस नाउन को सब्जेक्ट मान लें तो मामला गड़बड़ हो गया, हमारा फिर और कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, हम देयर से बनाएंगे। देयर इज नथिंग बट डंकी। लीजिए बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। देयर यहाँ गधे ही गधे हैं। मैंने वहां गधे ही गधे देखे। ये पास्ट पहुंच गया देखो। और यहाँ अंतर समझिए, यहाँ क्लियर कर्ता के रूप में है। किसने, मैंने देखे, यानी कि मैंने देखे। और मैंने का मतलब हो गया कर्ता, तो हमें यहाँ देर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः आई आ गया, पास्ट है इसलिए सा लगा। आई सा नथिंग बट, टी के लिए क्या लगाएंगे, नथिंग बट डंकी। गधे ही गधे, हेयर यानी कि यह बहुत क्लियर कंसेप्ट के रूप में है। एक और देख सकते हैं, वह है मेले में दुकानें ही दुकानें देखता है। वह मेले में दुकानें ही दुकानें देखता है। तो देखिए वह यानी कि ही, देखता है यानी कि सी, यस लग जाएगा, प्रेजेंट है। फिर इसके बाद नथिंग बट, क्या, शॉप्स इन, कहा, फेयर। अब बताइए, बहुत सिंपल टॉपिक है, हमें बस एक बार फंडा समझना है कि कैसे बनाना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेंटेंस में आपके लिए दे रहा हूं, उसने मेले में केले ही केले खाए।
इन वाक्यों को आप देखिए, एक बार और देखिए। वीडियो को बिल्कुल सरल है, स्लो करके देखिए, एक बार आराम से देखिए, फिर स्पीड में ना आए तो स्पीड में देख लीजिए। बड़ा क्लियर कंसेप्ट है, ही वाला वाक्य है। देयर इज नथिंग बट डंकी हेयर। मैंने पार्टी में केक गाया। आई एड नथिंग बट केक इन पार्टी। आप कहीं भी जाएं, आई सा ट्री नथिंग बट ट्रीज। कहाँ? इन हिल स्टेशन। तो आप कहीं भी कन्वर्जेशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्पोकन में आप इसका बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, है ना। आई लिसन सॉन्ग कर दिया, मैंने गाने सुने। अब मैंने गाने सुने। आई लिसन नथिंग बट सॉन्ग, है ना। तो ऐसे आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से वाक्यों को बना सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर, एंड हु आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द channel and also press the bell icon so that you get notification when we upload new video. Thank you very much. Thank you.